अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम कहते हैं आपके प्रोग्राम O2 स्पोर्ट्स में। मैं हूं आपका होस्ट अहमद नजीब और खेलों की कुछ ज़बरदस्त और नई और ताज़ा तरीन खबरें लेकर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम हमेशा प्रोग्राम में कोशिश करते हैं कि तमाम तर जो स्पोर्ट्स होते हैं पाकिस्तान में उनको कवर करने की कोशिश करें और स्पेशली जो हाईलाइटेड इवेंट्स होते हैं उन पर ज़रूर बात की जाए। और आज के प्रोग्राम का भी यही सिलसिला रहेगा, इसमें भी हम डिफरेंट स्पोर्ट्स को डिस्कस करेंगे। और मेनली सबसे पहले हम बात करते हैं जी टॉपिक्स के हवाले से, क्या टॉपिक आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक्स के हवाले से बात करूं तो हम बात करेंगे पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो एक रोज़ा सीरीज़ का आगाज़ हो चुका है और पहले एक रोज़ा मैच में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। इस पहले एक रोज़ा मैच पे कुछ हम रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। एक्सपर्ट्स हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे, उस पर डिटेल हम बात करेंगे। फिर इसके साथ साथ एक रोज़ा सीरीज़ के बाद अगर हम आगे बढ़ें तो पाकिस्तान में बिल आखिर बहुत एक तवील अरसे के बाद जब ये नया सेटअप आया क्रिकेट का, तो क्लब क्रिकेट बहुत अरसे से बंद थी। नीचे लेवल की ग्रास रूट क्रिकेट या सिटी लेवल की क्रिकेट नहीं हो रही थी, वो बिलाखिर नीचे से क्लब क्रिकेट का आगाज़ हो चुका है। अंडर 19 की सतह के ऊपर जो है वो ट्रायल्स अब लिए जा रहे हैं पाकिस्तान के डिफरेंट इलाकों में। तो बिल आखिर देर आए दुरुस्त आए मैं कहूँगा। ये भी हम इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे अपने प्रोग्राम में आज। और फिर जो तीसरा टॉपिक है वो जो बलूचिस्तान में गोल्ड हॉकी कप टूर्नामेंट चल रहा है, चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट, उसके जो बहुत ज़बरदस्त मुकाबले मुनक्किद हुए उस पर भी हम बात करेंगे। उस टूर्नामेंट के हवाले से कुछ ताज़ा खबरें हैं और क्या सिलसिला रहा, कौन सी टीम फाते रही, इस पे हम बात करेंगे। इससे पहले पाकिस्तान का एक रोज़ा जो आगाज़ हो चुका है सीरीज़ का, बिल आखिर पाकिस्तान ने ये एक मैच जीता। याद रखिएगा कि 2013 में लास्ट टाइम पाकिस्तान ओडीआई सीरीज़ जीता था। उस वक्त पाकिस्तान के कप्तान थे मिसबाह-उल हक और उस वक्त वो पहली पाकिस्तान एशियन टीम बनी थी जिसने एक रोज़ा सीरीज़ जीती थी जनूबी अफ्रीका में। अब पाकिस्तान ने पहला एक रोज़ा मैच जीत लिया है। याद रखिएगा कि ये जो एक रोज़ा मैच है ये ओडीआई सुपर लीग का हिस्सा है और पाकिस्तान अपनी दूसरी सीरीज़ खेल रहा है, जनूबी अफ्रीका अपनी पहली सीरीज़ खेल रहा है ओडीआई सुपर लीग में। ओडीआई सुपर लीग की एक खास बात यह है कि इसमें 3 जो है वो मैचेस पे मुश्तमिल होगी कोई भी ओडीआई सीरीज़। पाकिस्तान जो है इससे पहले जिम्बाब्वे से खेल चुका है, 2-1 से पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की थी और पाकिस्तान 8वें नंबर पर इस सीरीज़ से कबल मौजूद था ओडीआई सुपर लीग में। तो ये ओडीआई सुपर लीग पाकिस्तान अगर जीतता है तो पाकिस्तान की कारकर्दगी में भी बड़ा फ़र्क आ सकता है। मज़ीद इस पर डिटेल से बात करेंगे, इस पर डिस्कशन करेंगे अपने पैनलिस्ट के साथ। सबसे पहले जो हमारे मेहमान आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं, हमारे साथ मैं ज़रूर तारुफ कराता चलूँ तो हमारे साथ मौजूद हैं हुमायूं नज़ीर। हमारे साथ आप इनको एज एन एक्सपर्ट देखते रहते हैं प्रोग्राम में, इनको हम वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं। वालेकुम अस्सलाम अहमद। और इनके साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अरसलान शिराजी मौजूद हैं। बहुत गहरी निगाह रखते हैं ना सिर्फ क्रिकेट पे बल्कि बाकी स्पोर्ट्स के ऊपर भी और हमारे प्रोग्राम में आप इनको गाहे बगाए देखते हैं। अरसलान शिराजी साहब, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। शुक्रिया अमर। अच्छा जी, सबसे पहले हम बढ़ते हैं पाकिस्तान की जीत के ऊपर, ओवरऑल बात करते हैं। कितनी इंपॉर्टेंट थी ये विक्ट्री पाकिस्तान के लिए? हुमायूं, आपसे शुरू करूंगा, फिर मैं अरसलान शिराजी साहब की तरफ चलूंगा। ये जो पहले मैच में विक्ट्री थी, क्योंकि कुछ अभाम भी थे, कुछ बातें हो रही थी कि मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा कमज़ोर है या पाकिस्तानी टीम थोड़ा सा मसाइल का शिकार भी हो सकती है, क्योंकि हम बहुत ही अरसे के बाद एक रोज़ा सीरीज़ खेल रहे थे, क्योंकि जनूबी अफ्रीका की भी काफ़ी अरसे बाद ये एक रोज़ा सीरीज़ थी। लेकिन ओवरऑल आप पाकिस्तान की जीत को कैसे देख रहे हैं आप? देखें जी, ऑफ कोर्स जैसी मर्जी कंडीशंस हों, पर जब आप किसी फॉरेन कंट्री में जाके सीरीज को मैच जीतते हैं तो हमेशा मुश्किल ही होता है। और पहला मैच तो हमेशा आपको काफी ज्यादा लगता भी है कि आपकी टीम अभी जेल करेगी। ऑफ कोर्स पहला मैच जरा मुश्किल होता है जब आप नई फॉरेन कंट्री में सीरीज खेलने जाते हो, उस लिहाज से टीम जेल कर रही होती है, पर हम जीते, ये बड़ी अच्छे साइंस हैं। और गिवन दैट के ये भी कहा जा रहा था कि पहली 2 ओडीआई में साउथ अफ्रीका की टफ टीम होगी, उसके बाद उनके कुछ प्लेयर्स आईपीएल में जा रहे हैं, तो पहला मैच जीत जाए तो मोर और लेस आपके बहुत चांसेस है कि आप सीरीज जीत जाएंगे। तो फॉर अ स्टार्ट विनिंग द फर्स्ट मैच और खास तौर पे जिस तरह हम जीते हैं, इजी मैच था पर एंड पे फिर भी जैसे पाकिस्तानी टीम होती है पर हमने फिनिश ऑफ किया, तो बहुत अच्छा साइन है। बहुत अच्छा साइन है। अरसलान शिराजी साहब, आपकी तरफ यही सवाल रखूंगा कि पहले मैच में जीत पाकिस्तान की, कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा पाकिस्तान को इस जीत से? कॉन्फिडेंस तो मिलेगा, लेकिन मेरे ख्याल में जो गलतियां और खामियां थी उनको हमें देखना होगा। आप देख लें कि एक जीता हुआ मैच, जिस तरह अभी हमारे हुमायूं कह रहे थे कि 180 पे आपका एक आउट है, 184-5 पे दूसरा होता है, और उसके बाद ऐसे लगता है कि जैसे आगे कोई टीम ही नहीं है, और फिर आप आखिरी बॉल पे जाके जीतते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा कंसर्न है पाकिस्तान के लिए। वही बात जो आप अपने इंट्रो में कह रहे थे, जो बात हम बार बार कह रहे थे कि ये जो मिडिल ऑर्डर है ये बड़ा वीक मिडिल ऑर्डर है पाकिस्तान का, तो वो चीजें हमें देखने को मिली। और मेरे ख्याल में अगर ऊपर यानी जो इमाम और
बाबर की पार्टनरशिप लगी वो ना लगती तो मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान 200 भी मुश्किल से करता। 200 भी मुश्किल से करता। बिल्कुल, हम इस पूरे मैच पे ज़रा इसका तफसीली जायज़ा लेंगे और इसी मैच में पहले हम कुछ पॉजिटिव चीज़ों से स्टार्ट करते हैं और फिर हम उस पर आएंगे कि क्या गलतियां हुई पाकिस्तान से जिनको बेहतर करने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा पाकिस्तान की जो पार्टनरशिप थी, स्पेशली बाबर आजम और इमामुल हक के दरमियान। हुमायूं, आप कितनी इंपॉर्टेंट थी ये पार्टनरशिप? बाबर आजम और हम अगर इमामुल हक की स्टैट्स भी वक्तन फ़वक्तन आप सोशल मीडिया पे भी देखते रहते हैं और कल ड्यूरिंग द ब्रॉडकास्ट भी वो शेयर होते रहे कि बड़ी कामयाब जोड़ी है इनकी, और क्योंकि दोनों ठहरते हैं, लंबी इनिंग्स खेलने की इनकी एक सलाहियत इनके अंदर मौजूद है और कल उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान को एक बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में ले आए थे। उसको डिसकंफर्टेबल पोजीशन में बाकी बैट्समैन ले गए, वो एक अलग बात है, लेकिन इन्होंने तो बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म सेट कर दिया था बाकी बैट्समैन के लिए। बिल्कुल जी, देखें कल ये जो इनिंग्स थी इमामुल हक की, आई थिंक कुछ हद तक थोड़ी सी कम हाईलाइट हुई है क्योंकि बाकी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस ज़्यादा आ गई हैं और एंड पे जो हो गए। पर हम ओवरऑल अगर हम खाली देखा जाए फॉर अ स्टार्ट, ओपनिंग में आपको स्टेबल प्लेयर चाहिए। उन्होंने 70 रन की 80 बॉलों में, बड़ी अच्छी इनिंग्स थी और स्टेबिलिटी जो आपको ओपनिंग में चाहिए। और ये बात तो आपको एक देखनी चाहिए कि जिस तरह मर्जी हो, एक आपका ओपनर अगर बाहर की जाके कंडीशन में परफॉर्म कर रहा है तो उसको आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। उन्होंने स्टेबिलिटी रखी और खासतौर पे फखर जमान के होते हुए जिनका काम अटैकर का है, इमाम आपके एक स्टेबल ओपनर आएंगे और फखर जमान जैसे कि कल जल्दी आउट हो गए, उसके बाद बाबर आजम आए तो उन दोनों ने जैसे इनिंग्स को एंकर किया। और फिर ऑफ कोर्स दोनों एक दूसरे के दोस्त भी हैं, काफी अच्छी उनके आपस में जिसे कहते हैं नहीं कम्युनिकेशन भी है, वो हमें कल इनिंग में देखने को भी मिलती है। बाबर आजम की आप इनिंग्स देखें या इमामुल हक की इनिंग्स देखें, वो एक दूसरे को साथ लेके भी चल रहे हैं, तो ये एक अच्छा साइन है। और बस उनकी इनिंग्स का जो एक हम कहना चाहेंगे है, तो वैसे वो बड़ी अच्छी इनिंग्स थी, पर वही वाली बात जो उन्होंने अपने बाद में इंटरव्यू में भी कहा कि एंड तक लेके जानी चाहिए। अगर आपने 70 बना ली और आप इतनी देर पिच पे रह गए हो तो फिर आपको कुछ हद तक यही बात है, रन चेस में यू शुड गो टिल दी एंड, और आप वहां तक होने चाहिए एंड पे। दोनों प्लेयर्स के साथ थोड़ा सा ये होगा और जो उन्होंने आप फ्यूचर में इसी पे बिल्ड करना है कि अगर आप यू गेट अ गुड रन देन यू शुड गो टिल दी एंड, सो दैट अगर वो आखिर तक जाते तो मैच फंसता भी ना और हम मैच आसानी से जीत सकते। अच्छा हुमायूं, एक सवाल मेरा और है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं कि कल जो टारगेट था, जो हदफ था, उसके लिहाज से तो इमामुल हक बिल्कुल परफेक्ट खेले और वो कल बहुत ज़्यादा शाबाश के मुस्तहिक हैं। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टैट है उनके हवाले से कि आप गुज़िश्ता 2-3 साल के अगर स्टैट निकालें, ये मज़हर अरशद ने स्टैट शेयर किया था, मैं उनको क्रेडिट भी देना चाहूँगा कि अमंग द ऑल टॉप 10 टीम्स इनका जो पावर प्ले, जो इब्तदाई पावर प्ले होता है, उसमें इनका जो रन रेट है वो लोएस्ट है। कहने का मकसद ये है कि जब आपको कोई अपोजिशन 270, 250 या 240 या इस राउंड में कोई टारगेट देती है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा जब हमने माजी में देखा है कि 300 या 325 या इससे ज़्यादा, तो उसमें थोड़ा सा ये स्ट्रगल करते हैं। तो आपको लगता नहीं है कि इमाम बहुत अच्छा खेल रहे हैं लेकिन थोड़ा सा इनको अपने पावर प्ले में, हम ये नहीं कहते कि वो कोई रिस्क लें, लेकिन अब सिंगल डबल जो रोटेशन ऑफ स्ट्राइक को थोड़ा मजीद बेहतर करने की जरूरत है, इससे इनको भी मजीद फायदा होगा, इनकी क्रिकेट मजीद इंप्रूव होगी और पाकिस्तान को भी मजीद फायदा होगा? देखिए ये इस पे काफ़ी ज़्यादा स्कूल ऑफ थॉट है और मेरी मदद से खुद भी काफ़ी इस पर बहस या डिस्कशन होती है। देखिए ना, डिपेंड करता है आप जब खेल रहे हो उस टाइम पे आपकी इनिंग्स जो आपने बिल्ड करनी है, आपकी ज़रूरत क्या है, नेसेसिटी क्या है। अब तो असूली तौर पे जब इमाम खेले होते हैं तो साथ उनके एक हिटिंग पार्टनर होता है, जैसे फखर जमान का ये रोल है कि वो पावर में हिटिंग करेंगे, इमाम उसके इर्द गिर्द एंकर करेंगे। आपकी बात हद तक सही है कि जब वो प्लेयर वहां पे ना हो और उन्होंने उन टाइम पे प्लेयर जल्दी आउट हो जाए तब इमाम को ये रोल लेना चाहिए। पर उनकी जिस तरह की बैटिंग है, हमें ये पता है कि वो बाद में ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, खासतौर पर जब स्पिनर्स आते हैं तब वो ज्यादा रन करने के काबिल होते हैं। तो ये एक इनिंग्स बिल्डिंग है और ये ऑफकोर्स जो बैट्समैन का रोल है वो उसके हिसाब से जाएगा। कल के हिसाब से उनकी इनिंग्स बड़ी अच्छी थी, बट वही वाली बात, जब हम फ्यूचर रन चेस में या फ्यूचर और में जैसे ये उनके पावर प्ले में जो उनकी इनिंग्स है, तो हमें सारा कुछ इनटू सर्कमस्टांसेस देखना चाहिए कि कौन सा बैट्समैन आ रहा है और उस टाइम पे जब इमाम का रोल है कि वो हिटिंग शुरू करे तो वो कर रहा है या नहीं कर रहा। और ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे जब आप उसको सारा देखेंगे और जब आप एनालाइज करेंगे तो पता चलेगा कि वो इनिंग्स कितनी फेवरेबल थी या नहीं थी। तो कल वाली इनिंग्स के हिसाब से हम जैसे बात करें तो उन्होंने अच्छा किया, पर ये उनका एक प्रॉब्लम है थोड़ा सा कि वो पावर प्लेज में इतने ज्यादा रन नहीं करते। पर ये कितना हद तक हमें डैमेज करता है ये तो अब जितने वो मैचेस ज्यादा खेलेंगे हम उस मैच के लिहाज से, सिचुएशन के लिहाज से डिसाइड किया जाएगा कि वो कितना हमें हर्ट करता है। बिल्कुल ठीक है। अरसलान शराजी साहब की तरफ चलते हैं। अरसलान साहब, बाबर आजम ने कल अपने एक रोज़ा क्रिकेट की 13वीं इंटरनेशनल सेंचुरी मुकम्मल की। बाबर आजम ने जो जनूबी अफ्रीका के फास्ट बॉलर्स थे, जब थोड़े सेट हुए तो उनके साथ ऐसा ही करना शुरू किया जैसे कोई खेल रहा हो, कोई
कोई किसी के साथ प्ले कर रहा हो, किसी बच्चों के साथ, नॉर्किया जितने तेज बॉलर हैं, रबादा हैं, एंगीडी हैं, सबको मालूम है, लेकिन अपनी जब उन्होंने चाहा तब बाउंड्री हासिल की और बहुत ही कमाल खेले। तो बाबर आजम की आप देखिए कि पहले एक बात की गई थी कि शायद ये कप्तान जब बन जाएंगे तो इनके ऊपर दबाव आएगा और शायद उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस में दिन ब दिन मजीद निखार आ रहा है। और आप कैसे देख रहे हैं बाबर आजम की इनिंग्स को जो कल उन्होंने खेली है बतौर कप्तान, और सेंचुरी भी की और पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म सेट किया? देखिए, बाबर एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है और जो क्लासी इनिंग उसने कल बैट्समैन। खेली है, मेरे पास तो उसके अल्फाज नहीं है हाँ। बाबर के लिए, उस इनिंग के लिए कि जिसको डिफाइन कर सके। इतने अच्छे बैट्समैन है हमारे, तो मेरे ख्याल में उन्होंने तो अपना काम कर दिया था। जैसे पहले आप बात कर रहे थे इमामुल हक की, तो मेरे ख्याल में जब एक आपकी पार्टनरशिप लगी होती है तो उस वक्त या तो वो पार्टनरशिप आपको मैच जितवा के खत्म होती है, या फिर ये होता है कि एक एंड आपका जब गिरता है तो दूसरा एंड उसको एंड तक लेके जाता है। और अच्छी बात है कि इमामुल हक ने इस चीज को फील किया और उसने इस चीज पे वो काम करे कि जब बाबर आउट हो गया था तो उसके बाद उसी ने लेके चलना था। वो एक सेट बैट्समैन था और उसी ने, अगर इतनी मुश्किल से पाकिस्तान ने चेज किया है तो मैं तो इसका डिस्क्रेडिट जो है वो उसी दूंगा। नो डाउट उसने इनिंग बिल्ड की, बड़े अच्छे तरीके से बाबर के साथ लेके चला टीम को, लेकिन एट द एंड ऑफ डे आप देखेंगे उसकी एक गलत शॉट की वजह से पाकिस्तान ये मैच हार भी सकता था। आखिरी बॉल तक मैच गया और किस तरह हुआ, तो मेरे ख्याल में इसी पे काम करना चाहिए बाबर के लिए। तो मेरे ख्याल में मेरे क्या किसी के पास भी अल्फाज नहीं है जितनी क्लासी इनिंग उनकी थी। अच्छा, अरसलान साहब आपसे ही बात करना चाहूंगा कि जो जिस वक्त जिस फॉर्म में बाबर आजम इस वक्त मौजूद हैं, ओडीआई सुपर लीग में सबसे ज़्यादा बैटिंग एवरेज इस वक्त उनकी है अगर हम बात करें, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि दौरे हाजिर में इस वक्त वनडे के सबसे बेहतरीन बैट्समैन बाबर आजम हैं? तो क्या ये कहना गलत नहीं होगा? बिल्कुल अहमद, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आप ये देख लें कि जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो अपने नाम किए जा रहे हैं। 76 मैचेस में उन्होंने 13 हाईएस्ट तेज तरीन 13 सेंचुरी उन्होंने की हैं, बाकी उनसे दूर दूर हैं। और आप किसी भी, वो स्ट्राइक रेट हो, वो रन रेट हो, वो उनकी एवरेज हो, वो उनकी कवर ड्राइव हो, उनकी कोई भी शॉट, जो भी शॉट है वो क्लासी है। तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि दौरे हाजिर में उन जैसा प्लेयर हमें तो कोई देखने को नहीं मिलता, पाकिस्तानी से हट के भी। बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान से हट के भी। तो हम एक सवाल और कर लेते हैं, हमारे पास थोड़ा सा वक्त इस वक्त मौजूद है। मैं अरसलान शहजादी साहब आपसे ही सवाल करूंगा, और फिर मैं जब ब्रेक के बाद आऊंगा तो कुछ सवाल मैंने हुमायूं के लिए रखे हुए हैं जो उनसे हम बात करेंगे। अच्छा, आप ये बताइए कि पाकिस्तान की ओवरऑल आप कैसी स्ट्रेटजी देख रहे हैं? जो आप इमामुल हक की बात की, इसको थोड़ी सी मजीद हम थोड़ी इसकी एक्सप्लेनेशन में चले जाते हैं कि इमाम ने कल के मैच में तो ओवरऑल बहुत कमाल खेला, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त खेला। लेकिन आप समझते नहीं है कि थोड़ा बैट्समैन को इतना चालाक होना चाहिए कि पुल शॉट जो है वो उनकी यानी कि स्ट्रेंथ नहीं है, वो उनकी वन ऑफ द वीकनेस है। तो उनको पुल शॉट जो है वो आगे वाले मैचेस में अवॉइड करनी चाहिए, स्पेशली जब आपको पता हो कि आपकी अभी भी एक विकेट गिरी है और आपको मैच को आगे लेके चलना है। तो बैट्समैन को पता होना चाहिए, कहते हैं समझदार बैट्समैन वो होता है जिसको पता होता है कि मेरी स्ट्रॉन्ग शॉट्स क्या हैं, जो कि मेरी स्ट्रेंथ हैं, और कौन सी मेरी वीक शॉट्स हैं जिस पे मैं आउट हो सकता हूं। अमर, आपको तो पता है कि आप वीडियो एनालिस्ट का दौर है और जो दूसरी टीम होती है वो पूरा वर्क करके आती है आपके ओपनर्स पे भी और आपके मिडिल ऑर्डर बैट्समैनों पे भी कि उनकी कौन सी स्ट्रेंथ है और कौन सी वीकनेस है। और बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक प्लेयर को भी पता होता है कि उसकी कौन सी स्ट्रांग शॉट है और कौन सी वीक जगह है, तो उसे उससे अवॉइड करना चाहिए। और खास करके जब आप इतने सेट हो तो उसके बाद तो बिल्कुल भी आपको ये वाला रिस्क नहीं लेना चाहिए और मैच को फिनिश की तरफ लेके जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मुझे जो अच्छी बात लगी, जो पोस्ट मैच में उनकी बातें सुनने को मिली कि प्लेयर्स अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीजों को उस तरह से ले रहे हैं, वो चीजों का उनको इल्म है कि ये गलती हो रही है। ये बड़ी अच्छी बात है, यानी वो इग्नोरेंस में नहीं है कि नहीं यार हो गया तो बस हो गया, वो उस पर अपना काम कर रहे हैं। और अगर इस तरह काम करते रहे तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए वो और भी बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल जी, और बात हो रही है कुछ पाकिस्तान बमुकाबला जनूबी अफ्रीका पहले एक रोजा मैच के हवाले से। इस वक्त ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, लौट कर आएंगे तो कुछ सवाल रखेंगे अपने पैनलिस्ट के सामने, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक व्यूअर्स। प्रोग्राम आप देख रहे हैं O2 स्पोर्ट्स। मैं हूं आपका होस्ट अहमद नजीब और हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं अरसलान अब्बास शराजी साहब और इनके साथ हुमायूं नज़ीर मौजूद हैं। बात हम कर रहे हैं कुछ पाकिस्तान बामुकाबला जनूबी अफ्रीका पहले एक रोज़ा मैच के हवाले से, और अब हम कुछ आगे की तरफ बढ़ते हैं और मोहम्मद रिजवान की बात करते हैं। इमाम की तो बात हमने की, बाबर आजम की हमने बात की। हुमायूं, आपसे पूछना चाहेंगे कि शादाब और रिजवान की पार्टनरशिप कितनी इंपॉर्टेंट थी? उसके बाद फिर हम आएंगे कि आखिर में जो थोड़ा सा फिर से एक बार फंबल हो गया पार्टनरशिप बनने के बाद और आखिरी बॉल तक मैच चला गया, उस पर हम मजीद बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मोहम्मद रिजवान जब क्रीज पर आए तो काफ़ी अंडर प्रेशर थे और शादाब भी आए तो उस वक्त विकेटें काफ़ी गिर चुकी थी, तो इन दोनों की पार्टनरशिप कितनी इंपॉर्टेंट थी? देखें, पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट थी। और जिस तरह का हमें जैसे पता ही है, हमारा मिडल ऑर्डर अभी ज़रा सा यंग और स्ट्रगल कर रहा है, उन्होंने आके बिल्ड किया। और रिजवान अपनी फॉर्म को देखें, फिर आगे लेके चले। माशाल्लाह उनका जो रियर चल रहा है, जिस तरह चल रहा है, पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित हो रहा है। और ये भी आप देखें कि वो अभी, क्योंकि हम ये हमारा वर्ल्ड कप के बाद छठा ओडीआई है। ओडीआई हमने बहुत कम खेले हैं और रिजवान ने बाकी अभी काफ़ी देर से जो बैठे हमारे मैचेस हो रहे हैं उसमें पीएसएल ले लें, डोमेस्टिक सर्किट ले लें और उसके बाद T20 लें, तो रिजवान ओपन कर रहे हैं और उनकी ओपनिंग में काफी देर से काम चला था। पर इस ओडीआई में वो मिडिल ऑर्डर में आए और वही आप देखें कि उनकी सबसे ज्यादा माइंड की स्ट्रेंथ और उनकी गेम अवेयरनेस देखें कि उन्हें पता है उन्होंने किस जगह पे किस रोल पे कैसे खेलना है। तो ये बहुत अच्छा साइन है कि वो आए और उन्होंने फिर उधर इनिंग्स बिल्ड करने की कोशिश की। शादाब को भी साथ लेके गए और मिडिल ऑर्डर की हमें स्टेबिलिटी नजर आई। और हमें ये भी देखना चाहिए कि रिलेटिवली ओडीआई में रिजवान इज अ यंग प्लेयर। ये रिजवान हमारे ओडीआई के वो वाले सेट प्लेयर नहीं थे, उन्होंने भी कम ओडीआई खेले हैं। उस लिहाज से उस जगह पे आके ये स्टेबिलिटी देना, तो रिजवान की इनिंग बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी अच्छी थी। बट वही वाली बात कि वो भी फिनिश ऑफ नहीं कर पाए। मतलब कि जब उन्होंने वहां आके सेकंड जब हमारा हुआ है फॉल, उसके बाद मोहम्मद रिजवान ने और शादाब ने बिल्ड कर लिया था, पर वो दोनों भी आखिर तक नहीं खेल पाए। तो ये चीज हमारे सारे बैट्समैन में कल नजर आई कि सबने बिल्ड कर लिया और फिर जब हमने फॉल आई, आपने होल्ड कर लिया पर वो आखिर तक नहीं लेके गए। तो यही चीजें थोड़ी सी जो हमें नेगेटिव लगती हैं कि चार बैट्समैन थे, उनमें से एक भी आखिर तक जाता तो ये मैच इतना फंसता ना आखिरी तक। हुमायूं, बात ये तो आपको बात को थोड़ा ये कट कर रहा हूं मैं कि वो कहते हैं कि कल किसी ने लिखा हुआ था समाजी राब्तों की वेबसाइट पे कि 1952 से जब से पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, ये अच्छे चेस को भी दिलचस्प बना देना और आखिरी बॉल तक आखिरी ओवर तक ले जाना, ये पाकिस्तान से अच्छा कोई भी नहीं कर सकता। कोई मैच इंटरेस्ट के और बगैर नहीं होगा। और ये कल इमाम ने अपने इंटरव्यू में भी आखिर में बोला कि हमारी आवाम थोड़ी सी बोर हुई थी तो हमने उनके लिए मैच थोड़ा इंटरेस्टिंग किया, उनको इंटरेस्ट पैदा हो। उन्होंने एज अ जोक फनी साइड पे बोला। पर हमें ये बात भी स्टैट आगे रखना चाहिए कि डेकेड्स में पाकिस्तान का ये 6 सक्सेसफुल रन चेस है 270 प्लस, वरना हम रन चेस पे हमेशा स्ट्रगल करते भी हैं। तो उसके लिहाज से हम देखें तो ये फिर भी एक सही थी। बट आप वाली बात, ये प्लेयर्स जिस तरह के इनिंग्स खेल चुके थे, जिस तरह बिल्ड कर चुके थे, इन्हें आखिर तक जाना चाहिए था। इनमें से एक भी जाता तो ये मैच इतना मुश्किल ना होता। अच्छा हुमायूं, आप ही से अगला सवाल करेंगे कि माजी में जब हम टूर करते रहे साउथ अफ्रीका का, तो वो बड़ी मजबूत टीमें हुआ करती थी। ठीक है, इस टीम की फास्ट बॉलिंग तो काफ़ी तगड़ी नजर आती है जो अभी अभी खेली है, लेकिन बैटिंग काफ़ी वीक नजर आ रही है। इसमें सिर्फ चंद ही नाम हैं। पहले एबी डिविलियर्स हुआ करते थे, ग्राहम स्मिथ इनकी टीम का हिस्सा हुआ करते थे, हाशिम आमला होते थे, और बहुत सारे नाम जब हम कुरेदने पे आएंगे तो आपको एक बहुत वर्ल्ड क्लास नाम नजर आते हैं इनकी टीम के अंदर मौजूद है। हेरेशल गिब्स की बात करते हैं, बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनके पास बैटिंग में खासतौर पर प्लेयर मौजूद थे। अब आपको लगता नहीं है कि पाकिस्तान के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि टिपिकली जिस तरह की बैटिंग लाइनअप है जो कि सिर्फ चंद नामों पे रिलाय कर रही है, साउथ अफ्रीका की इनएक्सपीरियंस भी काफी है, तो पाकिस्तान के पास एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस वनडे सीरीज में थोड़ी सी अच्छी क्रिकेट खेल के इनको हराने की? बिल्कुल, यही तो जैसे मैंने शुरू में बोला कि और दो ओडीआईस के बाद तो उनकी काफ़ी और प्लेयर्स जा भी रहे हैं। साउथ अफ्रीका की रिलेटिवली बैटिंग में भी काफ़ी, बॉलिंग में भी दोनों साइडों पे यंग टीम है। थोड़ा सा उनकी टीम स्ट्रगल करते भी आ रही है, कप्तानी के भी उन्होंने अपने चेंजेस लाए हैं और आप देख रहे हैं कि वो एक बिल्डिंग सिचुएशन में है और हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है कि हम लें, उसका एडवांटेज हम लें। बट स्टिल कल देखें तो हमने स्टार्ट भी इस तरह का ही दिया था, जिस तरह के प्लेयर्स आउट हो गए थे। ये स्कोर टू इतना लंबा जाना भी नहीं है 274 का। बट उनकी भी आप देखेंगे मिडिल ऑर्डर में उनका पहला वेंडरसन का पहला सेंचुरी उन्होंने किया, डेब्यूटेंट उनकी, मतलब डेब्यू सेंचुरी थी उनकी।
तो उनकी मिडल ऑर्डर भी अब पकड़ है, और वो आपने उनकी जिस तरह बैटिंग देखी, जिस तरह उन्होंने प्रेशर सिचुएशन में उन्होंने भी अपने आप को कम बैक किया, तो हमें इतना भी उनको नीचे रेट नहीं करना चाहिए। वो भी उनके डोमेस्टिक सर्किट से अच्छे आए हुए प्लेयर्स हैं, और जो उनके पास ऑप्शन है उस लिहाज से साउथ अफ्रीका टीम बिल्ड हो रही है, और हमें नजर आ रहा है वो अच्छे बैट्समैन है। एज अ टीम हमारे पास एडवांटेज है, बट हमें उन्हें इतना लो नहीं लेना चाहिए। अभी भी हमें जिस सिचुएशंस में हम उन्हें, कल का मैच जैसे मैंने बताया जब स्टार्ट था, हमें कल मैच शुरू से फिनिश कर देना चाहिए था। उस विकेट्स इतनी ज्यादा जब फॉल हो गई थी उनकी, तो वो मैच हम वैसे ही वन साइडेड हो जाना चाहिए, जो कि नहीं हुआ। बॉलिंग में उन्होंने बैटिंग में भी कम बैक किया, उसके बाद जब वो बॉलिंग में आए तो हमने इतनी अच्छी पार्ट ओपनिंग कर ली, पर उसके बाद उन्होंने बॉलिंग में भी कम बैक किया, एक नहीं 2 दफा कम बैक किया। सो दैट्स नॉट अ गुड साइन कि आपने उस टीम को या सीरियसली नहीं लिया। आपके पास 3 दफा फॉल आई है मैच में, तो हमें इस बात को जरा ध्यान में रख के प्रॉपर इनिंग्स खेलनी चाहिए, और जहां जिसके पास मौका उसको फिनिश ऑफ करना चाहिए। जिसके पास जहां मौका उसको फिनिश ऑफ करना चाहिए। अरसलान शिराजी साहब के पास चलेंगे। अरसलान साहब, कल पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में दो आप कह सकते हैं कि ऐसे नाम थे जिन पे काफ़ी बात हुई। एक तो दानिश अजीज थे, जो कि पहला मैच खेल रहे थे और उनको बॉल भी काफ़ी अच्छा पड़ गया, क्योंकि नॉर्मली पाकिस्तान की विकेटों पे इतना तेज़ पिचेस होती नहीं है, और फिर नॉर्किया जैसा तेज़ बॉलर, उसको बाउंसर बहुत अच्छा, तो शायद उसको तवक्को नहीं कर रहे थे। तो उनको तो हम कह सकते हैं कि पहला मैच था दानिश अजीज का, तो थोड़ा आप अनलकी भी कह सकते हैं। लेकिन आसिफ अली को, एक तो पहली बात, दो सवाल हैं आपसे। एक हैदर अली जो कि प्रॉपर बैट्समैन है, और शायद मेरी जाती राय ये है कि उनकी जो हिट करने की एबिलिटी है वो आसिफ अली से अच्छी है, क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल और आपकी पीएसएल और बाकी हर स्टेज जगह पे करके दिखा चुके हैं। आसिफ अली एक ऐसे खिलाड़ी है जिनके हवाले से हमेशा ये तवक्को की जाती है ये कर सकते हैं, लेकिन वो इंटरनेशनल लेवल पर नहीं कर पाए। बहुत ही ज्यादा मैचेस आप T20 उठाएंगे, वनडे उठाएंगे, कोई एक मैच भी हमें ऐसा नहीं याद आता कि जहां पाकिस्तान को जरूरत हो या उनके रुकने की या तेज खेलने की, उन्होंने कोई मैच में थोड़ा सा कोई पार्ट प्ले किया हो, कोई रोल फिनिश किया हो। तो आसिफ अली का वो शॉट के जो सबसे तेज बॉलर है, 3 विकेटें ले चुका था, और आप उनको पुल शॉट खेलने जा रहे हैं सबसे तेज बॉलर पे जो कि पूरे मैच में था। क्या आसिफ अली की जगह बनती थी कल के मैच में? क्या आसिफ अली की इस शॉट को कैसे डिफाइन करेंगे, और क्या हैदर अली को नहीं खेलना चाहिए था कल के मैच में आसिफ अली की जगह? देखो अमर, बड़ी सिंपल सी बात है। जब लास्ट टाइम आपसे बात हुई और सिलेक्शन भी बात हो रही थी, तो मैं यही कह रहा था कि टीम इससे ज्यादा अच्छी सिलेक्ट हो सकती थी। पता नहीं क्यों आसिफ अली को बार बार चांस दिया जा रहा है और वो नाकाम पे नाकाम हुए जा रहे हैं। तो मुझे तो कल जब टॉस के बाद वो टीम मैंने देखी, तो मुझे नहीं समझ आई कि हैदर अली को क्यों नहीं रखा गया। आसिफ अली की जगह मैं कहता हूं कि आप हैदर को रख लेते। आप अगर हैदर को, आपका कोई मसला है या आपकी वहां पे कोई मसला चल रहा है, तो आप उसकी जगह सरफराज को रख लेते। मेरे ख्याल में हैदर से ज्यादा, आसिफ से ज्यादा वो सरफराज आपको काम दे जाता। लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि उसने एक कैच भी छोड़ा आसिफ अली ने, तो क्यों उसको इतना साथ लेके चला जा रहा है और उसको इतने मौके दिए जा रहे हैं। और जहां तक दानिश की आपने बात की, दानिश को पूरा मौका मिलना चाहिए। अभी पहला मैच था, 2 मैचेस और हैं, दोनों मैचेस उसे मिलने चाहिए। और अगर मैं बात करूं, आप वो पिचेस और बाउंस की बात कर रहे थे, तो अगर आप साउथ अफ्रीकन कैप्टन को देखें तो वो इशारे कर रहे थे अपने बॉलर्स को कि इन्हें शॉर्ट पिच दो। तो उन्हें पता है कि ये पाकिस्तान की कमजोरी है, और वो हमारे प्लेयर्स को उस पर देखना होगा, या तो उसे बड़े अच्छे तरीके से खेलना होगा या उसे लीव बड़े अच्छे तरीके से करना होगा। तो ये चीज है। और हैदर अली की मेरे ख्याल में जगह बनती थी, लेकिन क्यों नहीं खिलाया, ये तो फिर वहां पे बैठे हुए लोग ही बता सकते हैं। बिल्कुल जी, वहाँ बैठे हुए लोग बता सकते हैं। मैं एक और बड़ा ज़बरदस्त स्टैट जो कल मैंने खुद मैं एक चीज़ फील की और फिर मैंने निकाला वो स्टैट, और इस पे ज़रूर मैं डिस्कशन आप दोनों जो पैनलिस्ट उनके सामने रखूंगा। मैं हुमायूं की तरफ आऊंगा इस वक्त। हुमायूं, कल पाकिस्तान के जो खास तौर पर फास्ट बॉलर्स ने जब 4 आउट कर लिए थे और एक एडवांटेज हमारे पास मौजूद था, उसके बाद बड़ी शॉर्ट एंड वाइड बॉलिंग की। तो ये चीज़ हर बंदा जो क्रिकेट को फॉलो करता है उसको पता है कि साउथ अफ्रीका के जो प्लेयर होते हैं उनकी जो पिचेस ऐसी होती हैं कि वो शॉर्ट बॉल पे बहुत अच्छे होते हैं, इनके बैकफुट पे बहुत आसानी से खेलते हैं, चाहे वो कट हो या पुल हो, उनको ज़्यादा आसानी होती है खेलने में कंपेयर टू कि आप अगले कदम पे उनको खिलाएं। तो कल 15वें ओवर से लेके अगर हम 44वें ओवर तक की बीच में बात करें, तो इस सारे टाइम स्पेन में पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं उसमें हारिस रऊफ ने 6 चौके खाए शॉर्ट बॉल के ऊपर, मोहम्मद हसनैन ने 1 चौका दिया, शादाब खान ने 2 चौके खाए और 1 चौका दानिश अजीज ने खाया। तो टिपिकली अगर हम बात करते हैं, मोहम्मद हसनैन की बात करेंगे, आप हारिस रऊफ की बात करेंगे, टिपिकली ये 2 ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा शॉर्ट बॉलिंग की।
तो इसके अलावा एक और इन्हीं के मुकाबले में जो फ़हीम अशरफ थे, उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग और इकोनॉमिकल स्पेल किया, जिन्होंने सिर्फ ये काम किया कि विकेटों के अंदर और थोड़ी सी अपनी लेंथ को आगे रखा और वो इकोनॉमिकल रहे। तो आप समझते नहीं है कि इनको थोड़ा सा कप्तान को भी थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा, अपने बॉलर्स को समझाना पड़ेगा कि शॉर्ट बॉलिंग करेंगे, ये तो फेवर कर रही है दूसरे बैट्समैन को, और यही एक वजह बनी कि वो उन्होंने मिडिल ऑर्डर में एक बहुत अच्छी 1 से 2 उनकी पार्टनरशिप लग गई। बिल्कुल, पर इस सेट के अंदर एक चीज़ आप ज़रूर देखें कि हारिस रऊफ है जिन्होंने 6 बाउंड्रियां खाई हैं, उसके बाद एक बाउंड्री दूसरे फास्ट बॉलर ने खाई है, वरना उसके बाद जो स्पिनर है या आपने पार्ट टाइम दानिश अजीज स्पिनर है उन्होंने खाई हैं। तो ये हारिस रऊफ का मोर और लेस ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हारिस रऊफ की जो लाइन और लेंथ है, जब उन्हें थोड़ा सा लगे ना कि बैट्समैन उन्हें अटैक करने लगा, तो वो शॉर्ट होना शुरू हो जाते हैं और फिर उनकी लाइन और लेंथ जिस तरह के वो बॉलर हैं बिल्कुल आउट हो जाती है, और उसके बाद उनको अटैक करना आसान हो जाता है। आप जाते तो हारिस रऊफ के पास इसलिए क्योंकि इज अ स्ट्राइकिंग बॉलर, पेस से वो विकेट ले जाते हैं, और कल उन्होंने बाद में ली भी 2 विकेट। पर पॉइंट ये है कि जब इस तरह की सिचुएशन हो तो हारिस रऊफ की ये लाइन और लेंथ में, और हम देख रहे हैं T20 में भी ये हुआ था, वो उस फॉर्म में नहीं जिस तरह के वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी फॉर्म में थे। तो ये जरूर देखना है कि एक तो हारिस रऊफ ने इस प्रेशर सिचुएशन में अपनी लाइन और लेंथ को सही करना है, और ऑफ कोर्स वो कोशिश ज्यादा यही करते हैं शॉर्ट बॉल कराएं, और शॉर्ट बॉल हर फास्ट बॉलर चाहता है करे ताकि बैट्समैन थोड़ा सा ना डिफेंसिव पे जाए। पर वही वाली बात, साउथ अफ्रीका की टीम तो जिस तरह की पिचेज हैं, जिस तरह के वो प्लेयर्स हैं, वो तो रेडी हैं, उन्होंने तो वो हैं ही शॉर्ट बॉल के प्लेयर्स। तो फिर आपको अपनी स्ट्रेटेजी बिल्कुल बदलनी होगी, आपने थोड़ी सी ज्यादा अच्छी बॉलिंग करानी होगी, लाइन और हुमायूं, आप ही के जवाब में एक चीज ऐड करता चलूं कि जब पार्टनरशिप लगी हुई थी फान डर ड्यूसन और डेविड मिलर के दरमियान, उस दौरान एक बॉल तेज अच्छी जगह पे हारिस रऊफ ने आगे किया और उस पर उन्होंने विकेट ले ली थी डेविड मिलर की। उसके बाद भी समझ नहीं आया हारिस रऊफ को कि मुझे कहां बॉल करनी चाहिए। तो थोड़ा सा ये भी लगता है कि हमारे फास्ट बॉलर्स अभी चूंकि इनएक्सपीरियंस भी है, इतने इतने समझदार भी नहीं है कि वो जल्दी पिक कर लें कि मुझे इस पिच पे कहां बॉल करनी है। बिल्कुल, ये हमें नज़र आती हैं ये चीज़ें, बिल्कुल आप बता रहे हैं, और ये जैसे हम और आप जैसे लोग जो काफ़ी देर से फिर क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, हमें नज़र आ जाता है कि इस सिचुएशन में थोड़ी देर बाद कि किधर बॉल होनी चाहिए और फिर बॉलर वहाँ नहीं करा रहा होता। अब ये कप्तान ने उनको जाके बताया या हारिस रऊफ से हो नहीं रहा था, और दूसरे भी इसके बाद जब हारिस रऊफ ने करना चाहिए तो फिर दूसरे फास्ट बॉलर्स भी जब आप बैट्समैन को शॉट्स दे दो तो फिर बैट्समैन सेट होना शुरू हो जाता है, फिर दूसरे आपने अगर अटैक नहीं किया तो फिर वो दूसरे बॉलर को भी अटैक करना शुरू हो जाते हैं। तो ये फिर वो ओवरऑल जो है ना बॉलिंग का मोराल गिरता है, और उसके बाद प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये शॉर्ट बॉलिंग पे उन्हें काम करना चाहिए, और ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया पहला मैच था, शायद पिच कंडीशंस को वो अब रीड करेंगे, सिचुएशन को रीड करेंगे, और अब ये देखना दूसरे ओडीआई में वो इस एरर को सही करते हैं या फिर वापस जाते हैं अपनी स्ट्रेटेजी में। तो लाइन और लेंथ उस पिच पे अगर आप करते हैं तो काफी ज्यादा इफेक्टिव था। बिल्कुल ठीक है, मैं अरसलान शराजी साहब के पास जल्दी से आना चाहूंगा। अरसलान, शादाब खान की बैटिंग तो उन्होंने एक अच्छा रोल प्ले किया, लेकिन उनकी बॉलिंग, जो हम पहले भी एक बात कर रहे थे जब हमने प्री मैच किया था इस ओडीआई सीरीज का, तो उसमें प्री ओडीआई सीरीज हमने जो प्रीव्यू किया था उसमें भी हमने बात की थी। कल फिर से वही हमें गलतियां, सेम वो गलतियां नजर आई जो उससे पहले थी। शॉर्ट बॉलिंग, या तो फुल बॉल करते हैं या शॉर्ट बॉल करते हैं, बहुत कम गेंदें उनकी होती हैं जो गुड एरिया पे लैंड करती हैं, और वो भी इन्होंने अपनी इकॉनमी थोड़ी बेहतर कर ली जब उनकी विकेटें, जब दूसरी मरतबा उनकी विकेटें गिरी तो उस स्पेल में आके थोड़ी उन्होंने बेहतर कर ली। पहले तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव जा रहे थे शादाब खान। तो आपको लगता नहीं है कि ठीक है उनकी थोड़ी बैटिंग के लालच में हम मिडिल ओवर में जो स्पिनर है वो ओवर जो है मिडिल ओवर के वो बहुत आसान कर देते हैं? कल ये भी एक वजह थी कि उनके बैट्समैन ने बासानी पार्टनरशिप बना ली। उस्मान कादिर, क्या आपको लगता नहीं है कि उस्मान कादिर अगर आई डोंट नो कि किसकी प्लेस पे खेलें, अगर वो खेलेंगे स्पिन के तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और मजीद स्ट्रेंथ देंगे पाकिस्तान की बॉलिंग को? देखें, पाकिस्तान, अब अगर आप हिस्ट्री देखें तो पाकिस्तान में हमेशा जो मिडिल ओवर होते हैं वहां पे स्पिनर हमेशा पाकिस्तान के लिए ब्रेक थ्रू लेता है, और कल हमें वही चीज नजर नहीं आई और एक बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगी। जहां तक बात आप शादाब की कर रहे हैं तो मुझे नहीं समझ आता, ठीक है वो हमने जबरदस्ती उसे बैटिंग ऑलराउंडर तो बना दिया, लेकिन उसकी बॉलिंग बिल्कुल खत्म हो गई है, और अब अगर उसे हमने खिलाना है तो हमने एज ए बैट्समैन ही खिलाना है, और वो बॉलिंग तो उसकी है ही कुछ नहीं। अगर वो अपनी बॉलिंग पे तवज्जो नहीं देता तो फिर वो हमारे लिए ऑलराउंडर नहीं रहेगा, वो सिर्फ बैट्समैन रह जाएगा, और बैट्समैन भी वो जितने कहे आपको बेहतर पता है, अभी उसने आके
के उसमें, तो मेरे ख्याल में शादाब को काम करना चाहिए। और जब तक शादाब अपनी इस चीज पे काम कर रहे हैं तब तक आपने पाकिस्तान क्रिकेट में हमेशा होता यही है कि जो यानी जिनकी प्लेस बनती है उनकी जगह आप कोई जो वो वर्ड हम यूज करते हैं रेलू कट्टे खिड़ा लेते हैं और फिर वो उनका टाइम गुजर जाता है। तो मेरे ख्याल में कादर का वक्त है और कादर को खेलना चाहिए था और मेरे ख्याल में इन्हीं की जगह खेलना चाहिए था। और अगर वो खेलते तो ये जो 273 उन्होंने स्कोर किया है ये कम होता है, ये कहीं 200 या 210 या 190 पे होता तो मेरे ख्याल में वो जो 30-33 स्कोर उन्होंने किए हैं उनकी जरूरत ही ना पड़ती। अगर हम ये देख रहे हैं कि उन्होंने नीचे आके उन्होंने इतने स्कोर किए हैं तो मेरे ख्याल में टीम को देखना पड़ेगा और आपको स्पेशलिस्ट के साथ जाना पड़ेगा। और ये कोई इतनी अच्छी फॉर्म में भी नहीं है, आप इनकी पुरानी यानी जो रिसेंट में इन्होंने बॉलिंग की है वो देख लें, इनका स्ट्राइक रेट जिस तेजी से ये रन दे रहे हैं, विकेट नहीं है, तो मेरे ख्याल में देखना पड़ेगा और ये ज्यादती होगी कादर के साथ अगर उसे नहीं लेके आते इसकी जगह। जी बिल्कुल, हम कुछ बात कर रहे हैं पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान हुए पहले एक रोज़ा मैच पे, उस पर कुछ तफसीली निगाह डालने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक पे जा रहे हैं, लौट कर आएंगे तो कुछ मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, फिर से खुशामदीद कहते हैं आपको। हम कुछ अब थोड़ा सा एंडिंग पे लेके जाते हैं इस डिस्कशन को, जो हम पहले एक रोज़ा मैच की बात कर रहे हैं, फिर हम अपने जो मजीद टॉपिक्स हैं उस पर चलेंगे। ओवरऑल हुमायूं, आप ये कैसे देख रहे हैं कि ये पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी है ओवरऑल, फ़खर जमान और इमाम की जो ओपनिंग की कि फ़खर एग्रेसिव खेलेंगे, ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ द गेम के आप आउट हो गए इनसाइड एज लग के, कि ये बेस्ट स्ट्रेटजी है, ये बेस्ट ओपनिंग पेयर है, या फिर आप चाहेंगे कि नहीं आप कहीं इमाम को जो उसको रिजवान को ऊपर ले आएँ और मिडल में सरफराज को खिला दें? आपका क्या ओपिनियन है इस हवाले से? मैं उससे आगे से जाने से पहले मैं शादाब की थोड़ी सी बात कर सकता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा उसके बारे में बात करना चाह रहा था। जी प्लीज। जैसे कल हमने बात की, सॉरी अभी हमने बात की कल के मैच के ऊपर शादाब की, तो ये एक बात हमें जरूर देखनी है कि साउथ अफ्रीकन पिच वाज नॉट स्पिनिंग पिच, ये फास्ट बॉलर की पिच है। अगर आप साउथ अफ्रीका के स्पिनर देखें ताबेश शमसी, तो उन्होंने भी कल 10 ओवर कराया, उन्होंने भी कोई विकेट नहीं लिया, उन्होंने शादाब से ज्यादा रन खाए, 50+ रन खाए। तो ये ऑल्दो मैं भी यहाँ पे कह रहा हूँ कि शादाब की फॉर्म चल नहीं रही और स्पिन उनकी वो नहीं हो रही और बैटिंग ज्यादा इफेक्टिव हो रही है, पर हम हमें ये भी देखना है कि कंडीशंस कहाँ थी और क्या है, और उधर स्पिन इतनी इंपॉर्टेंट है भी नहीं, इफेक्टिव है भी नहीं। तो आपने शादाब को खिला तो लिया, पर आपने ज्यादा यही किया होगा कि हाँ स्पिन चल जाए, पर ज्यादा उनकी बैटिंग की ज्यादा इंपॉर्टेंस थी क्योंकि स्पिनर्स आपने दानिश अजीज से भी 3 ओवर करा दिया और उन्होंने भी काफी सही बॉलिंग करा ली। सो कल के मैच के लिहाज से देखा जाए तो ऑफ कोर्स हम उनकी स्पिन के ऊपर नहीं बात कर सकते, उनकी बैटिंग की वजह से ही काफी फायदा हुआ है ये, क्योंकि पिच इतनी स्पिन नहीं थी। बट हाँ आगे की सिचुएशन में जहाँ स्पिनिंग पिच हो, जहाँ पे स्पिनर्स का काम हो, वहां पे वो कुछ ना परफॉर्म करें, जो कि पिछले मैचेस में कुछ हमने देखा है, तब वी कैन आर्ग्यू कि जी शादाब को इस जगह पे या देखिए हुमायूं, एक क्वेश्चन है मेरा, एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा आपसे बात इसमें थोड़ा सा इसी पे आपसे बात करना चाहूंगा कि देखें पिच में स्पिन हो ना हो मतलब वो एक अलग फैक्टर है, लेकिन जब आपका बॉलर गुड एरिया पे बॉल ही लैंड नहीं कर पा रहा है, जब वो उसकी एक पुरानी एक प्रॉब्लम है कि वो बीच में अक्सर बहुत ज्यादा बॉलें, थोड़ी बहुत तो सबसे हो जाती है, बहुत ज्यादा बॉलें शॉर्ट या इधर फुल हो जाता है, ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको अब तक वो सॉल्व नहीं कर पाए और आई डोंट नो कि जो मैनेजमेंट में भी कोई अब तक ये एक्यूरेसी नहीं ला सका उनके अंदर। बिल्कुल ये इशू तो है, बट मैं कंपैरिजन कह रहा हूँ ओवरऑल देखें ना, तो ताबरेज शमसी छोटे बॉलर तो नहीं है, वो बहुत बड़े, वो भी बहुत अच्छे बॉलर हैं, उन्होंने भी तो कल क्या इफेक्टिव बॉलिंग कराई है, उन्होंने भी कोई विकेट नहीं ली। मैं आप कंपैरिजन ये दे रहा हूँ कि वो सिचुएशन या वो मैच या वो जो कंडीशन है उसके लिहाज से इट्स नॉट आइडियल फॉर स्पिनर्स। तो हम उनकी उस रोल के लिहाज से कि कल की मैच में, क्योंकि आपने एक ही स्पिनर खिलाया ना, और अपेरेंटली तो आपने एक ही खिलाया ना, बाकी तो फास्ट बॉलर ही आप गए हैं, तो शादाब की जगह जो और खेल सकता हो उसका बैटिंग का इतना ऑप्शन नहीं था। आपने कंसिडर ये किया होगा कि यार स्पिनिंग पिच इतनी ज्यादा है नहीं है, उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, तो चलो बैटिंग की तो काम आ जाएगा ना, या हमें ना रोल देना हो तो हम पार्ट टाइम स्पिनर को भी ले आएंगे, दानिश अजीज को अब ले। तो मैं उस लिहाज से बात करूं, उस कंडीशंस के लिहाज से शादाब की ऑफ कोर्स उनकी, मैंने पिछले शोज में भी बोला है कि उनकी बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं हो रही और वो बॉलिंग पे इतना ध्यान नहीं दे रहे, अपनी बैटिंग की तरफ जा रहे हैं, वो तो एक अलग इशू है, एक अलग है। मैं कल के मैच के लिहाज से बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा हुमायूं, हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, बेटर ऑप्शन। बिल्कुल ठीक है, हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। मैं अरसलान शराजी साहब से क्विक कमेंट चाहूंगा कि अरसलान शराजी साहब,
आपको क्या लगता है आपके पाकिस्तान की टीम जो है वो अपना ये ओडीआई कॉम्बिनेशन, पाकिस्तान को ये एक मिथ है कि आपको टीम विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज नहीं करना चाहिए, क्या उसको कंटिन्यू करना चाहिए या अगर जरूरत पड़े तो एक अदर तब्दीली हो जाए? मेरे ख्याल में एक आसिफ अली वाली अगर तब्दीली हो जाए तो काफी बेहतर होगा। और दूसरी अगर दो तब्दीलियां कर लें, एक शादाब वाली और एक आसिफ वाली, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान और ज्यादा कन्विंसली विन कर सकता है सेकंड मैच भी। बिल्कुल ठीक है जी, अभी हम आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं। जल्दी से थोड़ी सी बात करेंगे हम और फिर अपने थर्ड टॉपिक की तरफ चलेंगे। हम कुछ क्लब लेवल की क्रिकेट की बात करते हैं। जब से ये नया क्रिकेट का सेटअप आया था तो नीचे की क्रिकेट को बिल्कुल भूल गए थे। पाकिस्तान सुपर लीग भी हो रही थी, उसके ऊपर की क्रिकेट आपको नजर आ रही थी, कायदन ट्रॉफी भी हो रही थी, लेकिन क्लब लेवल की क्रिकेट, एसोसिएशन सिटी लेवल की क्रिकेट वो बिल्कुल बंद होकर रह गई थी। जो लड़के नीचे लेवल की क्रिकेट पे थे उनके 2 साल जाए हो गए, 2 साल उनके बर्बाद हो गए और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे कि वो अब कहाँ जाएंगे, वो किस तरह ऊपर आएगा, नया लड़का कैसे ऊपर आएगा जो किसी फर्स्ट क्लास टीम के लिए खेलने के लिए। तो वो हमें मिलते भी रहते थे, बड़े परेशान थे। लेकिन बिल आखिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ख्याल आया और अब उन्होंने क्लब की जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू कर दी है। लेकिन अब भी बहुत ज़्यादा सवाल जो हैं वो मंडला रहे हैं कि क्या जो क्लब की रजिस्ट्रेशन होगी, क्या वो उसमें कितनी शफाफियत होगी। पहले जो हमारे यहाँ मसाइल थे, गोस्ट क्लब होते थे, गलत स्क्रूटनी होती थी, क्लब के मेंबर्स पूरे नहीं होते थे, वो मेंबर जो रिटायर हो जाते थे उनको भी लाके खड़ा कर दिया जाता था क्लब का मेंबर बना के, और फिर स्टैंडर्ड बहुत लो होता था। बड़े क्लब के मैचेस हो तो पिचेस अच्छी तैयार होती थी, छोटे क्लब का मैच हो तो कच्ची विकेट पे मैच करा दिया जाता था। बड़े क्लब्स के जो बैट्समैन थे उनको अंपायर आउट नहीं देते थे और ये फेवर्स उनको दी जाती है। और इस तरह के बेस्ट अगर हम बात करने तफसील में जाएंगे तो बहुत सारे मसाइल थे हमारे क्लब लेवल की क्रिकेट में। फिर मनपसंद प्लेयर्स को आगे प्रमोट करना, अपने पसंद के प्लेयर्स को प्रमोट करना, सिफारिश के ऊपर पैसे लेके प्लेयर्स को प्रमोट करना, और ऐसे बहुत सारे मसाइल जो हमारे क्लब लेवल की क्रिकेट में नजर आते हैं। यानी कि अगर मैं एक लफ्ज कहूं तो ट्रांसपेरेंसी का बहुत बड़ा इशू था हमारे क्लब लेवल की क्रिकेट में और इवन सिटी लेवल की क्रिकेट में भी। तो अब ये देखना होगा। मैं यही सवाल करना चाहूंगा साले अरसलान शराजी साहब से कि अरसलान शराजी साहब, आपके पास क्या खबरें हैं? जो क्लब रजिस्ट्रेशन का सिलसिला शुरू हो चुका है, किस हद तक आपको उम्मीद है कि ये शफाफियत के साथ सिलसिला आगे बढ़ेगा? देखो अमर, देर आए दुरुस्त आए, अच्छा फैसला है। और इस पे मैं काफी काम भी कर चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे इस्लामाबाद में आप भी यहीं पे मौजूद हैं। यहाँ पे काफी लोगों को बड़े मसले मसाइल नजर आ रहे थे कि पैसे का कहा जा रहा है और बाकी चीजों का कहा जा रहा है। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा अच्छा हुआ है। और जो चीजें आप पुराने देखिए, एकदम से सब कुछ चेंज नहीं होता। 2 साल लगे यहाँ तक हमें पहुंचने में, 1-2 साल और लगेंगे। और ये जो चीजें आप हाईलाइट कर रहे थे, मेरे ख्याल में ये रहेंगी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं रहेंगी, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है कि इसमें ये चीजें इतनी घुस चुकी हैं कि इनको आप एकदम उठा के बाहर नहीं फेंक सकते। सिफारिश भी चलेगी, पैसा भी चलेगा, लेकिन उस हद तक नहीं चलेगा जिस हद तक पहले चलता था। अच्छी बात है कि अब अगर प्लेयर एक क्लब से दूसरे क्लब में जाएगा तो उसकी एक नॉमिनल फीस है 750 रुपए, लेकिन ये है कि आप एक डॉक्यूमेंटेड है कि ये प्लेयर इस क्लब में था, अब यहाँ से ट्रांसफर हुआ है दूसरे क्लब में। बिल्कुल ठीक है तो बड़ी अरसलान अच्छे साहब, मुझे तरीके आगे से बढ़ना है। कानून वजह जी किया गया है। जो पहले एक यानी वो दी गई थी कि जिम हो और वहां पे स्विमिंग पूल हो, वो फिर हमारी बात जाके हुई वसीम खान से भी, उन्होंने भी ये कहा कि हम इसे वापस ले रहे हैं और उन चीजों को वापस लिया गया। तो मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा फैसला है और बड़ी अच्छी तरफ जा रही है अच्छा पाकिस्तान अरसलान शराजी साहब, इसमें और थोड़ा आगे बढ़ेंगे, बेसिकली थोड़ा इससे वक्त की कमी की पाकिस्तान वजह से। क्रिकेट का प्रॉब्लम। जी वक्त की कमी की वजह से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आपसे पहले सवाल करूंगा जल्दी से, क्योंकि आप हॉकी पे बहुत ज्यादा ग्रिप रखते हैं, कि जो चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान गोल्ड हॉकी कप टूर्नामेंट हो रहा था, जल्दी से शॉर्ट मुझे आंसर चाहिए आपसे कि एक तो सेमीफाइनल में होने वाला झगड़ा जिसमें पंजाब की जो टीम थी नेशनल बैंक के खिलाफ, उन्होंने बहुत ही बुरा एक तासुर दिया, एक बीइंग एन स्पोर्ट्स पर्सन होते हुए उनके ऊपर कुछ पाबंदियां भी लगी हैं। और फिर उसके बाद सम अप कीजिएगा जरा टूर्नामेंट को जल्दी से, जिसमें फाइनल में वापडा और नेशनल बैंक का मुकाबला हुआ, जिसमें 2-1 से कामयाबी हासिल की वापडा की टीम ने और ये टूर्नामेंट जीत लिया। ये टूर्नामेंट तो अपनी जगह बहुत शानदार था, जिसमें कहा गया कि हर साल अब इस टूर्नामेंट का इनेकाद हुआ करेगा। लेकिन 2 सवाल, एक जो वो फाइट हुई उसके हवाले से जल्दी से थोड़ा सा बात कर लें, और दूसरा इस टूर्नामेंट को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये 17 साल बाद इस तरह का हॉकी का टूर्नामेंट हुआ है। बड़ा अच्छा टूर्नामेंट हुआ और एट द एंड जिस तरह आप बता रहे थे कि वापडा ने 2-1 से कामयाबी हासिल की। फाइनल में, सेमीफाइनल में बड़ा एक अजीब सा वाकया पेश आया कि एक वो पेनल्टी कॉर्नर पे उन्होंने 2 प्लेयर्स आपस में लड़ शफकत पड़े रसूल। और उसके बाद पूरी टीम आपस में
जी, बिल्कुल, शफ़क़त रसूल और पूरी की पूरी टीम आपस में गुत्थम-गुत्था हो चुकी थी। तो उसके बाद मैं क्रेडिट देता हूँ जो पीएचएफ है, उन्होंने बड़ा अच्छा इक़दाम किया, उन्होंने 10 साल की पाबंदी लगाई शफ़क़त रसूल पे। इससे एक मैसेज गया है बाकी सारे प्लेयर्स को कि जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, उसके खिलाफ नहीं जाना और जो उनके ऑफ़िशियल्स थे, उन पे 5-5 साल की पाबंदी लगी है। तो मेरे ख़्याल में ये बेहतर साइड पे दोनों हवालों से, गेम के लिए भी और प्लेयर्स के लिए भी कि प्लेयर्स को भी उन्होंने बता दिया है कि नहीं, इस तरह की गलती नहीं करनी, जो कि हम क्रिकेट में जिसको मिस करते हैं कि जो भी स्पॉट फिक्सिंग या दूसरे में मुलव्वस होते हैं, उनको हम दोबारा लेके आ जाते हैं। तो ये चीज़ हमें क्रिकेट में भी लानी चाहिए, जो हॉकी में है। बहुत अच्छा इक़दाम किया पीएचएफ ने। बिल्कुल ठीक है। हुमायूं, आपसे बस जल्दी शॉर्ट सा एक आपसे आंसर चाहूँगा कि हमें क्या वो ऐसी ट्रेनिंग करनी चाहिए जिसमें हम अपने स्पोर्ट्स पर्सन को कूल एंड काम रहने पर मजबूर करें, उनको ये गाइड करें साथ-साथ कि स्पोर्ट्स के होता है पीस के लिए, कूल डाउन रहने के लिए, प्यार मोहब्बत के लिए, ना कि लड़ाई करने के लिए? बिल्कुल, इसकी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए और जिस तरह फिर आपको पता है उसके बाद आपके जो लोगों को पता है कि जो बैन्स लगे हैं, और मैं कुछ हद तक ये कहना चाहूँगा ये बैन्स कुछ बहुत ही एग्रेसिव हैं, 10 साल और 5 साल। दुनिया स्पोर्ट्स में फुटबॉल और इन जगहों पे काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं, पर इतने बड़े बैन नहीं लगते। आप अगले का करियर तो नहीं तबाह कर सकते, आप उनको हाँ, एक रोल दे सकते हो, पैसों का बैन कर दो या हुँ। 5-6 मैचेस का, पर अगर आप उनकी लाइफ ही पूरी जिससे वो खेलते हैं वो बैन कर दें 10 साल 5 साल, तो ये बहुत ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल है उन्हें रिव्यू करना चाहिए, सबक आपने दे दिया उन्हें, पर बैन्स को थोड़ा कम करें क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दे आर एथलीट्स और वो अपनी गलतियों से ही सीखेंगे। ये भी अब टेलीवाइज हो रहा है, अब काफ़ी अरसे बाद टेलीवाइज हो रहा है मैच, काफ़ी इमोशंस आ जाते हैं, तो उस लिहाज से देख-दूख के इस बैन को कम करना चाहिए और फिर उसके बाद जैसे आपकी बात है ट्रेनिंग करनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि ऐसे नहीं करना चाहिए, पर फिर भी इन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में हमेशा एग्रेशन आ जाती है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। आप ये जब उस मौके की नज़ाकत पे हर बंदा को गुस्सा चढ़ जाता है, पर बाद में फ्यूचर आपको देखना चाहिए कि वो अगला अपने आप को कैसे सही करता है। बिल्कुल ठीक है जी, अपने आप को देखना चाहिए। और हमने ये कुछ बात की बलूचिस्तान चीफ मिनिस्टर गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट की। एक अच्छी बात ये थी कि बहुत अरसे के बाद जिस तरह रसलान शराजी साहब ने बात की कि 17 के बाद इस तरह का हॉकी का ये टूर्नामेंट हुआ है और इस तरह के टूर्नामेंट होंगे, और बल्कि पाकिस्तान के हर जगह पर होने चाहिए, ताकि और क्वालिटी के टूर्नामेंट होने चाहिए। इससे आपको अच्छे हॉकी के प्लेयर्स मिलेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इन खिलाड़ियों के मुआवजे अच्छे होने चाहिए, ताकि हर बंदा जो है वो हॉकी जो हमारा कौमी खेल है उसको खेलने में फ़ख्र भी महसूस करे और उसको खेलने में उसको माली मुश्किलात का सामना भी ना करना पड़े। व्यूअर्स, ये था आज का प्रोग्राम जिसमें हमने कुछ बात की क्रिकेट की, कुछ क्लब लेवल की क्रिकेट की बहाली की बात की, और फिर हमने कुछ पाकिस्तान के हॉकी का ये टूर्नामेंट बलूचिस्तान में हुआ बहुत शानदार, उस पर हमने कुछ बात की। मैं अपने पैनलिस्ट हुमायूं नज़ीर और रसलान शराजी आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आप हमारे साथ मौजूद रहे। फिर कुछ मजीद खबरें लेके, कुछ ज़बरदस्त न्यूज़ लेके, टॉप हाईलाइटेड न्यूज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इन द मीनवाइल अपने होस्ट अहमद नजीब को प्रोग्राम O2 स्पोर्ट्स से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।